हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्पीड के बारे में कि स्पीड क्या होती है। तो लास्ट वाले लेक्चर के कंटिन्यूएशन में आपको समझाता हूं कि सपोज करो हमारा एक पार्टिकल यहाँ पे है ए पे और हमने जाना है बी पे, और हम जाते हैं ऐसे वाले रास्ते से, ऐसे कुछ जाते हैं और हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहुँचने के अलग अलग वेज हो सकते हैं। एक पार्टिकल जल्दी पहुँच सकता है और एक दूसरा पार्टिकल देर में पहुँच सकता है। हम ध्यान से देखें, ए से बी तक जाने का डिस्टेंस सेम हो सकता है लेकिन पहुंचने का टाइम अलग अलग हो सकता है। जो देर में पहुंचेगा वो स्लो चल रहा होगा, उसकी स्पीड कम होगी। जो जल्दी पहुंचेगा वो फास्ट चल रहा होगा, उसकी स्पीड ज्यादा होगी। इसका मतलब स्पीड केवल डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है, दो चीजों पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस भी होगा और टाइम भी होगा। तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि जो स्पीड होगा वो बेसिकली रेशियो होगा। किसका किसका रेशियो होगा? रेशियो होगा डिस्टेंस का और टाइम का। सो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं? रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम इज स्पीड। अगर हम फॉर्मूले के फॉर्म में समझाएं तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। कौन सा डिस्टेंस होगा? बेसिकली ये टोटल डिस्टेंस होगा। टोटल डिस्टेंस क्यों? क्योंकि हम पूरे पाथ की बात कर रहे हैं। डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे? हम टोटल टाइम लिखेंगे। ठीक हो गया। सो स्पीड को कैसे समझाते हैं? स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट in motion is defined as the ratio of total path length and the corresponding time taken by the object. So ऑब्जेक्ट यहां से चला, ऑब्जेक्ट यहां पहुंचा, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा? इतना ट्रेवल करा। कितना टाइम लगा? टी के इक्वल लगा। तो अगर हम डिस्टेंस को एस से और टाइम को टी से समझाएं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इवन कई बार हमसे बोला जाएगा कि स्पीड निकालो दो पॉइंट्स के बीच में। जैसे दो पॉइंट का मतलब हुआ कि सपोज करो एक पॉइंट यहां पे P और एक पॉइंट यहां पे है Q। तो तुम बोलोगे सर A से लेके P तक चलने में, मान लो A से लेके P तक चलने में हमने डिस्टेंस चला S1 यहां तक और टाइम लग गया T1। और A से लेके P तक, लेट से हम यहां से जा रहे थे, P तक तो हो गया था, सॉरी अब हम बात कर रहे हैं कहां तक? A से लेके Q तक हमने डिस्टेंस चला S2 और टाइम हो गया T2। तो अगर कोई हमसे बोले कि स्पीड बताओ ए से लेके पी तक, कोई हमसे ऐसे पूछता है कि यहां पे लिख देते हैं हम लोग, कोई हमसे पूछता है स्पीड फ्रॉम ए टू पी। स्पीड फ्रॉम ए टू पी अगर कोई हमसे बोले बताओ, तो आप लोग क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर स्पीड इक्वल टू होगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। हाउ मच इज डिस्टेंस? S1 डिवाइडेड बाय T1। ऐसे कोई हमसे बोले ए टू क्यू तो स्पीड कितनी आएगी? तो स्पीड आएगा S2 डिवाइडेड बाय T2। क्योंकि जब हम A से लेके Q की बात कर रहे होंगे तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ? S2 और टाइम कितना लग गया? T2 के बराबर। अगर कोई हमसे बोलता है P से लेके Q के बीच की बात करो, हमने स्पीड कैलकुलेट करनी है फ्रॉम P टू Q, तो P और Q के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? S2 माइनस S1 और टाइम कितना लगेगा? T2 माइनस T1। तो हम उस चीज को भी कैलकुलेट कर सकते हैं और हम यहां पे लिख सकते हैं कि स्पीड बिटवीन P एंड Q इज इक्वल टू S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। सो हर केस में स्पीड क्या है? डिस्टेंस और टाइम का रेशियो है। जब हम A से लेके P तक की बात करें तो डिस्टेंस S1 टाइम T1, A से Q की बात करेंगे तो डिस्टेंस S2 टाइम T2, और P और Q के बीच की बात करेंगे तो डिस्टेंस होगा S2 माइनस S1 और टाइम होगा T2 माइनस T1। तो हर केस में हम लोग क्या देख रहे हैं? डिस्टेंस और टाइम का रेशियो निकाल रहे हैं। अब स्पीड को हमने अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रखा है। स्पीड हो सकती है यूनिफॉर्म, हो सकती है नॉन यूनिफॉर्म, हो सकती है वेरिएबल, मे बी कांस्टेंट, मे बी एवरेज, मे बी इंस्टेंटेनियस। ऐसे करके ना हम अलग अलग टर्म सुनते हैं। सो एक एक टर्म को पढ़ने की ट्राई करते हैं हम लोग अभी। सो पहला टर्म है यूनिफॉर्म स्पीड। बेटा यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट या सेम रहना। अगर हमारे पास कोई एक पार्टिकल या बॉडी है, लेट्स से वी हैव अ बॉडी, और यहां से चलता है और यहां पे इसकी स्पीड होती है 10 मीटर पर सेकेंड, थोड़ी देर बाद 10 मीटर पर सेकेंड, थोड़ी देर बाद 10 मीटर पर सेकेंड, एंड फिर से कितना? 10 मीटर पर सेकेंड। तो हम क्या देख रहे हैं? हर बार इसकी स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। ऐसे वाले स्पीड को क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, हमेशा ये एक जैसा है 10 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे वाले केस में हम बोलेंगे ये यूनिफॉर्म होगा। एक और चीज, अगर एक पार्टिकल सर्कल पे रोटेट कर घूम रहा हो ऐसे, और यहां पे उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड,
बाद में फिर से है 10 मीटर पर सेकेंड, फिर से है 10 मीटर पर सेकेंड, एंड अगेन यहाँ भी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये भी, यहाँ पे भी हम क्या बोलेंगे, ये भी एग्जाम्पल किसका है, ये भी एग्जाम्पल है यूनिफॉर्म स्पीड का। ठीक बात है। और जो ऊपर एग्जाम्पल लिखा हुआ है जहाँ पे 10-10 मैंने स्ट्रेट लाइन में दिखाया, वो भी एग्जाम्पल किसका है, यूनिफॉर्म स्पीड का। ऐसे हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जिसे हम यूनिफॉर्म स्पीड की कैटेगरी में रखेंगे, जहां पे स्पीड हमेशा कैसी रहती है, सेम रहती है। तो ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो मीनिंग तो आपको क्लियर हो गया कि यूनिफॉर्म स्पीड है। उस ऊपर वाले स्टेटमेंट को मैं और समझा देता हूं। सपोज करो एक कार चल रही है और ये कार रन कर रही है और ये 1 सेकेंड में चलती है 10 मीटर। इमेजिन करो थोड़ी देर के बाद, मान लो ये टाइम हो गया 10 AM, 10 बजे 1 सेकेंड में कार मूव कर गई 10 मीटर। अब टाइम हो गया 10:30 AM। दोबारा हमने कार का टाइम देखा 1 सेकेंड में, तो फिर से वो कितना चल गई, 10 मीटर। चलो अब हो गया 11 o'clock, 11 AM। दोबारा हमने 1 सेकेंड में डिस्टेंस देखा, फिर से कितना आया, 10 मीटर। क्या समझ में आता है आपको, 10 o'clock पे भी 1 सेकेंड में 10 मीटर, 10:30 पे भी 1 सेकेंड में 10 मीटर, 11 o'clock पे भी 1 सेकेंड में कितना चल रहा है, 10 मीटर। ऐसे वाले स्पीड को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। ऊपर लिखा है ना, देखो, इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब हुआ कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कितना है, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड। तब कितना डिस्टेंस है, 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर। एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट काइंड ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म मोशन है। और स्पीड कौन सी है, यूनिफॉर्म स्पीड है। वेरिएबल का क्या मतलब हुआ, यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट, वेरिएबल का मतलब होता है जो चेंज हो रहा हो। इसका मतलब ऐसे वाले केस में पार्टिकल या बॉडी की स्पीड सेम नहीं रहेगी। तो अगर तुम्हें वेरिएबल स्पीड का डेफिनेशन समझना है तो इसका जस्ट उल्टा कर दो। उल्टा का मतलब यहां पे क्या लिखा है, कोई बॉडी जो इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म। इसका उल्टा कर दो, कोई बॉडी जो इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल स्पीड। क्लियर हुआ। तो यहां पे आप लाइन लिख सकते हो, आप लाइन लिख सकते हो, इट डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ऐसे लिख देता था, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया, इट डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। एक काम करते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास एक पार्टिकल, दोबारा से 10 AM, और हमने टाइम निकाला 1 सेकेंड और ये चल गया 10 मीटर। बहुत अच्छी बात है। फिर टाइम हो गया 10:30 AM। 10:30 AM पे हमने दोबारा 1 सेकेंड का डिस्टेंस निकाला और ये कितना चल गया, 12 मीटर। अभी हो गया 11, नाउ टाइम हैज बिकम 11, और 11 AM पे हमने फिर से 1 सेकेंड के लिए देखा और हमारी बॉडी को ट्रैवल कर रही कुछ 15 मीटर के बराबर। फिर हो गया कुछ 11:30 AM, दोबारा हमने बॉडी को देखा 1 सेकेंड के लिए और ये मूव कर गई 20 मीटर। इज इट यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म? इट इज नॉट यूनिफॉर्म, इट इज बेसिकली नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल स्पीड। तो ये जो ऊपर जितना भी मैंने स्टेटमेंट लिखा है ये किसका है, ये वेरिएबल स्पीड का है। आपको एक और एग्जांपल देता हूं। सपोज करो हमने एक बॉडी को, ये बॉडी है, बॉडी को हमने फ्री फॉल कर दिया, फ्री फॉल ड्रॉप कर दिया। फ्री फॉल का मतलब अंडर ग्रेविटी। आपके हाथ में पेन है, पेन को छोड़ो। जब तुम पेन को छोड़ रहे होगे तब स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, स्टार्टिंग में नेग्लिजिबल होगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, 0। थोड़ी देर बाद थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, थोड़े और देर के बाद, पहले स्टार्टिंग में 0 था, थोड़ी देर के बाद u बिकम्स थोड़ा सा ज्यादा, कुछ और देर के बाद जो वेलोसिटी u थी ना, अब वो पहले से भी काफी ज्यादा हो जाएगी। सो एज बॉडी फॉल्स एंड गोइंग टूवर्ड्स दी फ्लोर, जैसे जैसे नीचे जा रही है वैसे वैसे स्पीड कैसी हो रही है, बढ़ रही है। ये एग्जांपल किसका होगा, ये एग्जांपल होगा वेरिएबल स्पीड का। ठीक हो गया। वेरिएबल स्पीड कब पॉसिबल होगी, आप अंडरस्टैंड करो। अगर हमारे पास एक पार्टिकल है और वो रन कर रहा है किसी भी स्पीड से 10 मीटर पर सेकेंड से, अगर ऐसे केस में कोई भी फोर्स काम ना करे,
अगर कोई भी फोर्स काम ना करे, न्यूटन के लॉ के हिसाब से आपने पहले पढ़ रखा होगा, अगर कोई फोर्स काम नहीं करता तो पार्टिकल की स्पीड कैसी रहेगी, वो 10 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। लेकिन हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड कब पॉसिबल है, वो तब पॉसिबल है जब हमारे पास पार्टिकल होगा जिसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन साथ साथ में इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा होगा, चाहे एयर ब्लो हो रही होगी और somebody is pushing और somebody is pulling और something is happening। जब कुछ ना कुछ होगा तो पार्टिकल की स्पीड 10 से बदल के 11, 12, 13 होना शुरू होगी। इसका मतलब वेरिएबल स्पीड कब पॉसिबल है, जब कोई ना कोई बाहर से बॉडी पे फोर्स काम कर रहा हो। आपको क्लियर हो गया। तो सिंपल डेफिनेशन कोई आपसे पूछे वेरिएबल स्पीड कौन सी स्पीड होगी, तो तुम बोलोगे इफ स्पीड ऑफ एनी बॉडी चेंजेस विद टाइम देन इट इज कॉल्ड वेरिएबल स्पीड। ठीक हो गया बेटा, हमें कांस्टेंट स्पीड समझ आ गया, हमें वेरिएबल स्पीड समझ आ गया। एवरेज स्पीड क्या होती होगी, एवरेज क्या होती है कि मैं लुधियाना से निकलता हूं, अपनी गाड़ी लेके कार से लुधियाना से निकलता हूं और मैंने पहुंचना है दिल्ली। चलो अच्छी बात है, मैं सुबह निकला 6 AM पे और यहां पे पहुंच गया मैं 11 AM पे। बट मैंने जब कार को चला रहा था ना, तो कार हमेशा एक पेस में नहीं चल रही थी। मैंने ऐसा नहीं करा था कि अपनी कार में क्रूज कंट्रोल लगा दिया 120 किलोमीटर पर आवर से बस चले जा रहा हूँ, ये पॉसिबल नहीं है। आप टायर्ड हो जाते हो, आप कभी रुक जाते हो, कभी आपका मन करता है तेज चलाने का, कभी आप स्लो पेस में चला रहे हो, तो कभी रश आ जाता है, कभी टोल प्लाजा आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उसके हिसाब से आपकी कार की स्पीड सेम नहीं होती है। फिर कैसे होती है, फिर ऐसे होती है कि सुबह 6 बजे से लेके 6:30 तक आधा घंटा आप एक पेस में चलाते हो। एक पेस हो गया लेट से कोई 100 किलोमीटर पर आवर, ऐसे चला रहे होते हो। फिर तुमने 6:30 से लेके 7 o'clock तक, 7 AM तक तुम अब थोड़ा थोड़ा तुम्हें मन नहीं कर रहा तेज चलाने का, तो तुमने 80 किलोमीटर पर आवर से चला दिया। फिर 7 से लेके कुछ 8 AM तक तुम कार की स्पीड को, अभी तुम्हें बहुत ज़्यादा मन कर रहा है तुम फास्ट चलाओ, तो तुम 120 किलोमीटर पर आवर से चला रहे हो। ऐसे करके ना तुम दिल्ली पहुंच जाते हो, ये समझ लो। अब किसी ने बोला सर आपके कार की स्पीड कितनी है, तो तुम्हारे पास कोई आंसर नहीं है। पता क्यों, क्योंकि तुम अपने आंसर को बदल रहे हो लगातार। पहले कुछ और थी, अभी कुछ और है, अभी कुछ और है, आगे कुछ और होने वाली है। यू डू नॉट हैव सिंगल आंसर। जब तुम दिल्ली पहुंचोगे तो तुम्हारा फ्रेंड पूछेगा यार तुम यहाँ तक किस स्पीड से चल के आए, तो तुम उसकी तरफ देखोगे, सोचोगे क्या बोलूँ, क्योंकि तुम्हारे कार की स्पीड तो हरदम बदल रही थी। तो तुम्हारे पास कोई आंसर नहीं है, क्योंकि तुम्हारी कार की स्पीड कैसी है, कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, वेरिएबल है। बट तुमने बताना है उसको कि किस स्पीड से आया हो, तो तुम क्या बोलोगे, एवरेज के हिसाब से आंसर निकालोगे। एवरेज कैसे निकालोगे, तुम सबसे पहले देखोगे लुधियाना से दिल्ली का डिस्टेंस कितना है, तो किसी ने बोला 300 किलोमीटर है, और लगभग 300 किलोमीटर सच में है, इतना है 300 किलोमीटर। और तुम्हें आवर्स कितने लग गए, तो तुम अपने कैलकुलेटर को उठाओगे, नहीं कैलकुलेटर लेने की जरूरत नहीं है, वैसे तुम्हें मालूम है बहुत आसान सा केस है। 6 o'clock चले थे और 11 पहुंच गए, कितने घंटे बेटा, 5 घंटे के बराबर। तो तुम्हें पता चल गया घंटे कितने, 5, डिस्टेंस कितना 300 किलोमीटर। किसी ने बोला अब तुम स्पीड बताना कार की, तो तुमने बोला एक काम करते हैं हम स्पीड बताते हैं, और मुझे लग रहा है कि स्पीड आएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तुमने क्या निकाल लिया, तुमने बोला 300 डिवाइड बाई 5, बिल्कुल सही बात है। तो ये कितना आ गया, 60 किलोमीटर पर आवर। ये रियल डेटा है कि एवरेज डेटा है, ये एवरेज डेटा है, इसी को हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। अच्छा एक और बात, होल्ड करो 1 मिनट। इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा बताऊं क्या है। इसका फ़ायदा ये है कि अगर हमने अपनी कार को लुधियाना से स्टार्ट किया होता और केवल 60 से चलाया होता, बिना रुके, बिना स्पीड को बदले हुए, हम केवल 60 से चलाते, ना तो ज़्यादा तेज़ चलने की ज़रूरत थी, ना स्लो चलने की ज़रूरत थी, ना रुकने की ज़रूरत थी। तो अगर हम 60 से चलाते रहते, तब भी हम दिल्ली कितने घंटे में पहुंचते, 5 घंटे में पहुंचते। इसका मतलब ये कौन सी स्पीड है, ये रियल स्पीड तो नहीं है, लेकिन ये एक तरह का डेटा है जो आपको ये बता रहा है कि अगर हमने अपनी कार को लगातार 60 किलोमीटर पर आवर से चलाया होता, तो हम दिल्ली उतने ही टाइम में पहुंच जाते जितना हम यूजुअल अलग अलग स्पीड से चला के पहुंच रहे थे। आपको समझ आ गया। तो क्या हम इसको ये बोल सकते हैं कि इट इज दैट कांस्टेंट स्पीड, इट इज दैट कांस्टेंट स्पीड which can be maintained to reach from one point to another
एज वी आर रीचिंग बाय वेरिएबल स्पीड। जैसा हम अलग अलग स्पीड चला चला के जितनी देर में पहुंच रहे हैं, हम उतनी ही देर में पहुंच सकते हैं अगर हम इतनी कांस्टेंट स्पीड से चलाएं। दिस कांस्टेंट स्पीड इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। तो ऊपर लिखा एवरेज स्पीड, ऊपर डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ वेरिएबल स्पीड, with a variable speed, clear, then the average speed of object is that constant speed with which object covers the same distance in given time as it does while moving with variable स्पीड ड्यूरिंग गिवन टाइम। आई होप आपको इस डेफिनेशन का मतलब समझ आ गया होगा जो एक्सपेरिमेंट मैंने आपको कराया। इट इज अबाउट द एवरेज स्पीड। हम ना 2-3 केसेस करते हैं। 2-3 केसेस कैसे करते हैं कि सपोज करो हमारे पास एक कार है। एग्जाम्पल फॉर्म में करते हैं। एग्जाम्पल लिखेंगे तो आपको थोड़ा सा याद रहेगा। एग्जाम्पल, a body covers distance s1, s2, s3 in time t1, t2, t3 रिस्पेक्टिवली। और कोई आपसे बोलता है कैलकुलेट एवरेज स्पीड। कोई तुमसे ऐसे पूछता है। एग्जाम्पल क्या बोल रहा है? एग्जाम्पल बोल रहा है एक बॉडी है जो डिस्टेंस कवर कर रही है, कितना? S1, S2, S3 कितने टाइम में? T1, T2, T3 टाइम रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट एवरेज स्पीड। तो तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे सर हमने अभी पढ़ा था कि स्पीड का जो एवरेज होगा वो होगा टोटल डिस्टेंस। टोटल क्या लिखेंगे हम? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे? टोटल व्हाट इज दैट? टाइम। एंड दिस इक्वल टू, इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे हम S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे बेटा? T1 प्लस T2 प्लस T3। क्लियर? ये हमारे पास एवरेज स्पीड निकालने का एक मेथड है। ऐसा करते हैं, हम एक और एग्जांपल लेते हैं और ऐसे करते हैं कि अ बॉडी कवर्स डिस्टेंस S1, S2, S3 with speed v1, v2, v3 रिस्पेक्टिवली। और कोई हमसे कहता है कैलकुलेट एवरेज स्पीड। बेटा ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन भी सेम है यार, लेकिन बस छोटा सा चेंज है। छोटा सा चेंज क्या है? ऊपर वाले में डिस्टेंस और टाइम दिया, नीचे वाले में डिस्टेंस और स्पीड गिवन है। अब तुम फिर लैंग्वेज सेम लिखने वाले हो। तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे सर स्पीड का एवरेज क्या होगा? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे हम? डिवाइड बाय लिखेंगे टोटल टाइम। आई होप क्लियर है ना? व्हाट इज दैट? दैट इज टोटल डिस्टेंस इज हाउ मच? S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। कैसे निकालेंगे टोटल टाइम? निकालेंगे T1 प्लस T2 प्लस T3। T1 कैसे निकालोगे? T1 पता है ऐसे निकालोगे कि हम डिस्टेंस कितना चल रहे थे, कितने स्पीड से चल रहे थे। तो इस वाले में ये डिस्टेंस अगर हम इतने स्पीड से चलेंगे तो टाइम कितना लगेगा? टाइम लगेगा T1। ऐसे अगर हम चलेंगे इस वाले डिस्टेंस को इतने स्पीड से, अब टाइम कितना लगेगा? T2। फिर कितना लगेगा? T3। एंड दैट इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइडेड बाय T1 को क्या बोलेंगे हम? S1 अपॉन V1 प्लस S2 अपॉन V2 प्लस S3 अपॉन V3। आई थिंक क्लियर है? यहां से आ जाएगा हमारे पास क्या? स्पीड की एवरेज वैल्यू। आई होप इतना क्लियर है, परफेक्ट है। आप चाहोगे तो इसको सिंप्लीफाई कर लेना। जब हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन होगी तो आप इसको सिंप्लीफाई करके वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। बहुत अच्छी बात है। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। अब हम एक और एग्जांपल करते हैं। इस एग्जांपल में हम ऐसे कुछ करते हैं कि अ बॉडी मूव्स with velocity v1, v2, v3 in time
T1, T2, T3 respectively. A body moves with velocity v1, v2, v3 in time t1, t2 and t3. मतलब v1 वेलोसिटी से कितनी देर तक चलेगी कार? t1 टाइम तक। v2 वेलोसिटी से कितनी देर चलेगी? t2 तक। v3 वेलोसिटी से कितना चलेगी? t3 तक। और ऐसे केस में हमसे कोई कहता है कैलकुलेट एवरेज स्पीड। दोबारा तुमने सेम बात बोलनी है, तुमने बोलना है सोल्यूशन में यू हैव टू से दैट सर एवरेज स्पीड होती है क्या? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे हम? डिवाइड बाय लिखेंगे हम टोटल टाइम। आई होप क्लियर है। नाउ व्हाट इज टोटल डिस्टेंस? दैट इज बेसिकली s1 प्लस s2 प्लस s3 डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे? t1 प्लस t2 प्लस t3। नाउ व्हाट इज s1? s1 को लिखेंगे हम v1 इंटू t1। बताया ना आपको डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। लेकिन जो पहला वाला डिस्टेंस होगा, फर्स्ट डिस्टेंस इज बीइंग कवर्ड विद वेलोसिटी दिस मच और स्पीड दिस मच एंड टाइम दिस मच। क्लियर? सो अभी हमें ये वैल्यू गिवन है और कोई बोलता है कि s1 कितना आएगा? पहला वाला डिस्टेंस आएगा दिस इंटू दिस। व्हाट अबाउट सेकंड डिस्टेंस? दिस इंटू दिस। व्हाट अबाउट थर्ड डिस्टेंस? दिस इंटू दिस। सो वी हैव this equal to v1 t1 plus v2 t2 plus v3 t3 divide by what is that? t1 plus t2 plus t3 is the average speed. मुझे लगा आपको इतना समझ में शायद से आ गया होगा। चलो एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल लिखते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म में। तो हमारे पास एक पार्टिकल है t0 पे और वो पार्टिकल सबसे पहले इधर जाता है और टाइम हो जाता है 10 सेकेंड और वो कवर करता है 20 मीटर। फिर वही पार्टिकल थोड़ा और आगे जाता है और टाइम हो जाता है 20 सेकेंड और वो कवर करता है कोई 40 मीटर। उसके बाद वो वापस लौट के आ जाता है, यहाँ तक आ जाता है, इसी जगह आ जाता है और अब टाइम हो जाता है 30 सेकेंड और वो कवर करता है कोई अगेन 60 मीटर। आपको दिख रहा होगा 60 गया तो 60 आ गया, जहां से चला था वहां तक पहुंच गया। और इस डायग्राम के हिसाब से आपसे पूछा गया फाइंड एवरेज स्पीड। ऐसे किसी ने पूछ लिया कि फाइंड एवरेज स्पीड, अब तुम क्या बोलोगे? तो बोलोगे सर हमें समझ में आ रहा है कि एवरेज स्पीड जो होगी ना वो होगी टोटल डिस्टेंस। ध्यान से देखो, पार्टिकल यहां से चला था, यहां से चला और यहीं पहुंच गया, तो एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हुआ। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? जीरो हुआ। बट आर वी टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट? नो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना हुआ? क्या डिस्टेंस जीरो हुआ? ना, डिस्टेंस जीरो नहीं हुआ। तो एवरेज स्पीड में क्या निकालना है हमने? डिस्टेंस। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस नहीं, हटाते हैं इसको। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे हम? टोटल टाइम इज इक्वल टू। टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? पहले 20 फिर 40 और फिर 60, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 120। 60 जाने में और 60 आने में। टाइम कैसे निकालेंगे? टाइम सामने दिख रहा है बेटा। पहले कितना टाइम था? 0, फिर कितने सेकंड हो गए? 10, फिर कितने हो गए? 20 सेकंड जाने में और आने में कितना? टोटल टाइम कितना हो गया? बेसिकली 30 के बराबर। जहां पे टी टोटल दिया है वो टोटल है, सो दिस इक्वल टू 30। ध्यान रखना, ये टाइम का मतलब अकेला ये वाला टाइम नहीं है, इसका मतलब है यहां से लेके यहां का टाइम, और t इक्वल टू 20 का मतलब ये पूरा टाइम, t इक्वल टू 30 का मतलब हुआ यहां से लेके यहां तक का पूरा टाइम। सो दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 40 मीटर पर सेकेंड। ये कौन सी वाली स्पीड आई है? पूरे जर्नी का एवरेज निकल के आया। आई होप आपको समझ में आ गया। बहुत अच्छी बात है। नाउ वी हैव नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब ये कौन सी चीज है? तो मैं आपको फिर से डेमो करवाता हूं छोटा सा। सपोज करो हमारे पास एक कार है और ये चलना शुरू करती है 10 AM पे लुधियाना से चलना शुरू करती है और ये जा रही है, ये कार ने पहुंचना है एक और सिटी में एंड दैट इज चंडीगढ़। इस वाले सिटी में इसने पहुंचना है, तो ये कार यहां से यहां तक चलेगी और फिर फाइनली कार मान लो यहां पहुंच गई और ये टाइम 10 AM हो रहा था और अभी हो गया 11:30 AM।
तो कितनी देर में कार पहुंच गई? 1 आवर एंड 30 मिनट में वहां तक पहुंच गई। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या थी कि कार जब यहां से लेके वहां तक जा रही थी ना, तो अलग अलग स्पीड से जा रही थी। जैसे कभी इसकी स्पीड थी 100 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर, कभी थी 150 किलोमीटर पर आवर, कभी थी 70 किलोमीटर पर आवर, ऐसे करके ना अलग अलग स्पीड थी। आपको समझ आया? अलग अलग स्पीड थी। अगर कोई तुमसे बोलता है एवरेज स्पीड निकालो, एवरेज स्पीड निकालो, तो तुम क्या करते? तुम पूरा डिस्टेंस निकालते और पूरे टाइम में से डिवाइड कर देते। पूरा डिस्टेंस निकालते और पूरे टाइम में से डिवाइड कर देते और आंसर आ जाता। उसको हम क्या बोलते? एवरेज स्पीड। बट किसी ने बोला इंस्टेंटेनियस निकालो। इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब हुआ? कोई तुमसे पूछता है कि एक बात बताओ, स्पीड एट 11 AM क्या होगी? सोचो आप, 11 AM। तो तुम बोलोगे सर 11 AM पे हमारी कार, मान लो, ऐसे बस सब अजम्पशन में बात कर रहा हूं मैं, 11 AM पे मान लो हमारी कार यहां पहुंच गई थी। क्लियर हो गया? तो 11 AM पे हमारी कार यहां पहुंच गई थी। हमने देखना है कि अभी कार कितना तेज चल रही है। तो हम क्या करें? कैसे निकालोगे आप? अगर हमने पूरा डिस्टेंस ले लिया, पूरा डिस्टेंस ले लिया और पूरा टाइम ले लिया, तो एवरेज निकल जाएगा। अगर हम ज्यादा डिस्टेंस ले लेंगे तो भी एवरेज निकलेगा 2 पॉइंट्स का। हमने क्या करना है? हमने इंस्टेंटेनियस निकालना है। तो तुम कैसे करोगे? तुम बोलोगे सर हम एक काम कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि इस टाइम पे कार की स्पीड, इस टाइम पे जब हम बात कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर टाइम पे कार की स्पीड सपोज करो v के बराबर है। अब वो कैसे निकालेंगे हम? वो हम ऐसे निकालेंगे कि मैं आपको एक और डायग्राम दिखाता हूं कि सपोज कार यहां से यहां तक भाग रही है, कार यहां पहुंच गई, ये था t इक्वल टू 0, क्योंकि जब शुरू होते हैं तो t इक्वल टू 0 होता है। कार यहां से चल के वहां तक कितना डिस्टेंस कवर कर गई होगी? s के बराबर। और टाइम कितना लग गया होगा? t के बराबर। अब हम एक काम करते हैं, हम इसके बहुत नेबरिंग पॉइंट लेते हैं। नेबरिंग पॉइंट मतलब ये बिल्कुल पास वाला पॉइंट लेते हैं। बिल्कुल पास वाला क्यों लेते हैं? अगर हम ज्यादा दूर वाला पॉइंट लेंगे तो वो एवरेज निकल आएगा। हम बहुत पास वाला पॉइंट लेते हैं और जो टाइम अभी t हुआ, ये वाला टाइम कौन सा होगा? t से बस थोड़ा सा ज्यादा। थोड़ा सा ज्यादा को हम क्या बोलते हैं? डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब छोटी सी वैल्यू है। और s यहां से लेके वहां तक का डिस्टेंस कितना आ जाएगा? s प्लस डेल्टा s। क्लियर? अगर हमने निकालना है स्पीड एट टाइम t, तो ये कितने इक्वल आएगा? ये आएगा, हम जानते हैं हमेशा स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन डिस्टेंस ज्यादा लेंगे कि थोड़ा सा लेंगे? बहुत थोड़ा सा लेंगे तो वो क्या आएगा? वो आएगा s प्लस डेल्टा s माइनस एस डिवाइड बाई टी प्लस डेल्टा टी माइनस टी। इसका मतलब समझो पहले, इसका क्या मतलब है? हम स्पीड निकाल रहे हैं किन के बीच में? इन दो पॉइंट्स के बीच में। इन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकाल रहे हैं। और जहां पे ये दो पॉइंट दूर दूर होंगे कि बहुत पास पास होंगे? ये इतने पास पास होंगे कि एक्चुअली ये 2 पॉइंट नहीं होंगे। ये क्या हो जाएगा? ये सिंगल पॉइंट हो जाएगा। और वेलोसिटी कहाँ, स्पीड कहाँ की निकल आएगी? उस पर्टिकुलर पॉइंट की निकल आएगी। तो वो हमने कैसे निकाला? वो हमने निकाला इस वाले पॉइंट तक का डिस्टेंस दिस मच और इस वाले पॉइंट तक का डिस्टेंस दिस मच। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा? इतने के बराबर। टाइम कितना आ जाएगा? इतने के बराबर। और जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये वैल्यू कितनी आएगी बेटा? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। अगेन समझो, अगर ये दोनों पॉइंट बहुत पास पास होंगे, बहुत ज्यादा पास पास होंगे, तो ये 2 पॉइंट अलग अलग होंगे कि एक होगा? ये एक होगा। तो स्पीड कहां की निकलेगी? स्पीड उस पर्टिकुलर पॉइंट की निकल के आएगी, ये अलग अलग पॉइंट की निकल के नहीं आएगी। सो ये है हमारे पास इंस्टेंटेनियस। थोड़ा सा और क्लियर कराता हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारे पास ये 2 पॉइंट्स हैं। मान लो ये वाला पॉइंट टाइम कौन सा था? 0। ये वाला पॉइंट है A, ये वाला पॉइंट है B। और अगर हम बोल सकते हैं इफ A एंड B आर वेरी वेरी क्लोज टू each other, very very close to each other, then both points appear as a single point, as a single point। कंसेप्ट समझो बेटा। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या हुआ? एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कि 2 पॉइंट के बीच में?
जैसे मैं बोलूं आपने कार की स्पीड बतानी है 9 AM और 10 AM के बीच में, तो ये तो एवरेज निकल गया ना। लेकिन मैं बोलूं आपने कार की स्पीड बतानी है एट 10 AM, एट वर्ड समझना, एट 10 AM का मतलब हुआ दो अलग अलग पॉइंट के बीच में बात कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बात कर रहे हैं, एट 10 AM निकालना है। इसका मतलब हमें दो पॉइंट्स के बीच में नहीं निकालना, एक पॉइंट पे निकालना है। वो कैसे पॉसिबल है? अगर हम इन दो पॉइंट्स को कंसीडर कर रहे हो और ये इतना ज्यादा पास हो कि ये अपीयर हो जैसे ये दोनों मर्ज हो गए एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। मर्जिंग कब पॉसिबल है? जब इनके बीच का गैप बहुत बहुत कम होगा। तो मैंने ऊपर क्या लिखा? इफ ए एंड बी आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर देन बोथ पॉइंट्स अपीयर एज अ सिंगल पॉइंट। इसका मतलब इस केस में जो स्पीड निकल के आएगी वो कहां की निकलेगी? वो एक सिंगल पॉइंट की निकलेगी। और अभी अभी हमने क्या देखा था? वो स्पीड क्या आ रही थी? वो स्पीड आ रही थी डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। एक और बात है, अगर हम बोलेंगे इफ बोथ ए एंड बी आर वेरी क्लोज देन डेल्टा एस टेंडिंग टू जीरो। इसको कैसे पढ़ते हैं? डेल्टा एस टेंडिंग टू जीरो। डेल्टा एस का मतलब क्या था? डेल्टा एस का मतलब था दोनों के बीच का गैप। क्या था? दोनों के बीच का गैप। और ये टेंडिंग टू जीरो का क्या मतलब हुआ? दोनों के बीच का गैप बहुत 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 छोटा हो गया। और इसको कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं डी एस। घबराना मत, अभी हम आगे वाले टॉपिक में डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, तो अभी से मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीजें समझाने की ट्राई कर रहा हूं। जो डेल्टा एस है वो ए और बी के बीच का गैप है। अगर ए और बी बहुत पास होंगे तो डेल्टा एस टेंडिंग टू जीरो होगा। अगर ये टेंडिंग टू जीरो होगा तो इसको हम एक स्पेशल टर्म के साथ डिफाइन करते हैं और वो क्या होगा? वो डीएस होगा। इसका मतलब अगर डेल्टा एस टेंडिंग टू जीरो होगा तो उसको हम क्या लिखेंगे? डीएस लिखेंगे। इसी तरह से अगर डेल्टा एस जीरो है तो डेल्टा टी भी तो टेंडिंग टू जीरो होगा और इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे डी टी के बराबर, डी टी। तो ऐसे केस में जो स्पीड आएगी, ऐसे केस में जो स्पीड आएगी उसको हम क्या लिख रहे होंगे? डी एस अपॉन डी टी। और ये कहलाती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसके बारे में डिस्क्रिप्शन अभी हम आगे पढ़ेंगे, फिर आपको और ज्यादा क्लियर होगा। अभी हम बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं अबाउट इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो अब हम वेलोसिटी की बात करते हैं। तो वेलोसिटी समझने से पहले दोबारा से फिर से हम सेम केस लेके चलते हैं। सपोज करो हम यहां पे थे और हम यहां पहुंच गए। ये लुधियाना है और ये चंडीगढ़। अब आप ऐसे देखो कि हम यहां से निकले थे 10 o'clock पे और हम यहां पे पहुंच गए लेट से 12 noon में। ठीक हो गया? हम यहां से चले तो रोड मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में समझाया था, बिल्कुल सीधे तो होंगे नहीं, थोड़ा सा ऐसे ऐसे कुछ होगा, ऐसे ऐसे रोड जा रहे होंगे और हम ऐसे पहुंच जाएंगे। ठीक है? तो हम एक्चुअली जब ऐसे चले तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ इतने के इक्वल, ये दिस इस डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस कौन सा है? डिस्टेंस टोटल लेंथ ऑफ पाथ है। इसका मतलब हम 10 AM पे निकल रहे हैं और 12 पे पहुंच रहे हैं। जर्नी का टोटल टाइम कितना लगा हमें? जर्नी का टोटल टाइम लगा, यहां से लेके वहां तक जाने का टोटल टाइम हमें लगा कितना? 2 hour के इक्वल। बहुत सही है। अच्छा, इस केस में हमने डिस्टेंस कितना चला? तो मैं मान लेता हूं कि यहां से लेके चंडीगढ़ तक का डिस्टेंस लगभग 100 किलोमीटर है, तो मैंने 100 किलोमीटर चला। ठीक बात है? व्हाट इज दिस 100 किलोमीटर? टोटल लेंथ ऑफ पाथ। अच्छा, इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा? विल इट बी 100 मोर और लेस? डिस्प्लेसमेंट 100 से कम होगा। कारण है बेटा, डिस्टेंस तो ये है ना, दिस इज डिस्टेंस। एक्चुअली हमारी कार ऐसे ऐसे गई है, ये डिस्टेंस है और ये 100 है। और डिस्प्लेसमेंट कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट ये है। हम टोटल कितना डिस्प्लेस हुए हैं? इतना। और ये 100 से कम आएगा, मैं रफली ले लेता हूं 80 किलोमीटर। क्लियर हो गया? अब किसी ने बोला कि एक काम करो, आप स्पीड बताओ, हमारी कार की स्पीड कितनी थी अगर हम एवरेज मान के चले तो आप बोलोगे सर आसान था यार, ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, और वो कितना आएगा? 100 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो गया? अभी किसी ने बोला अच्छा एक काम करो, तुम वेलोसिटी बताओ, तो तुम बोलोगे सर वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम तो सेम है ना बेटा दोनों केस में, डिस्टेंस निकालो या डिस्प्लेसमेंट, टाइम तो 2 घंटे ही लगा ना। 2 घंटे में हमने 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करा और डिस्प्लेस केवल कितना हुआ? 80 किलोमीटर के बराबर। सो 80 डिवाइडेड बाय 2, आंसर कितना आ गया? 40 किलोमीटर पर आवर। ये क्या चीज है? ये वेलोसिटी है।
इसका मतलब तुम्हें समझ में आ गया वेलोसिटी किसको रिलेट करता है, डिस्प्लेसमेंट को, और स्पीड किसको रिलेट करता है, डिस्टेंस को रिलेट करता है, और दोनों चीजें एक साथ हो रही होती हैं। हम जब यहां से निकले और यहां पहुंचे तो 2 घंटे लगे, इस केस में हमने डिस्टेंस एक्चुअली 100 किलोमीटर ट्रेवल करा बट डिस्प्लेसमेंट केवल 80 किलोमीटर के बराबर हुआ। तो वेलोसिटी और स्पीड की वैल्यू सेम नहीं आने वाली, डिफरेंट आने वाली है। तो क्या लिखा मैंने हेडिंग में, डेफिनेशन क्या लिखी, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड करस्पॉन्डिंग टाइम। एक और बात, मैंने आपको पहले बताया था कि डिस्प्लेसमेंट स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन बतानी पड़ती है कि पार्टिकल किधर को डिस्प्लेस हुआ है। अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी आएगी बेटा, वो भी वेक्टर क्वांटिटी आएगी। तो तुम क्या लिखोगे कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है ये, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें एक तरह की डायरेक्शन होती है। क्योंकि हम लिख रहे हैं यहां पे, हमने लिखा था वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट को अगर हम आर से डिफाइन कर दें ऐसे कुछ, तो हमें एरो लगाना चाहिए और टाइम को हमने ऐसे लिखना चाहिए। क्लियर हो गया। चलो आगे बात करते हैं। दोबारा से सपोज करो कि हमारे पास हम ए पे थे और हम बी पे जा रहे थे और पार्टिकल ऐसे 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 कुछ चल रहा था। t1 टाइम में हम यहां पहुंच गए तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बेटा, r1 के बराबर। t2 टाइम में हम यहां पहुंच गए, हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया r2 के बराबर। अंडरस्टैंड कर रहे हो आप। तो t1 टाइम में हमारा डिस्प्लेसमेंट था r1, t2 टाइम में कितना डिस्प्लेस हो गए हम, r2। कोई हमसे बोले कि वेलोसिटी बताओ, वेलोसिटी बिटवीन टाइम t1 एंड t2, समझने की ट्राई करो। वेलोसिटी हमें कितने में बताना है, t1 और t2 के बीच में बतानी है। तो तुम क्या लिखोगे, तुम लिखोगे वेलोसिटी इक्वल टू, हमें क्लियर है क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। कौन सा वाला डिस्प्लेसमेंट, t1 और t2 के बीच का डिस्प्लेसमेंट। बेटा कितना होगा वो डिस्प्लेसमेंट, वो होगा ये वाला, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। क्लियर हुआ। दिस इज व्हाट, दिस इज एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय क्या लिख रहे होंगे, टाइम लिखेंगे। क्लियर है। और इसको बाद में सॉल्व करेंगे, जब मैं आपको वेक्टर पढ़ाऊंगा आपको समझ में आएगा इसको सॉल्व कैसे करते हैं। आपको सब कुछ पता चलेगा कि अगर आपको इनिशियल पता दिया हो, फाइनल गिवन हो और ये वाला निकालना है तो कैसे निकालोगे, ये हम बाद में सीख जाएंगे। अभी हम केवल सिंबल सीख रहे हैं कि ये हमारे पास वेलोसिटी कैलकुलेट होगी। डन हो गया। ऐसे जैसे हमने पीछे नहीं पढ़ा था स्पीड के बारे में, वैसे वेलोसिटी के बारे में बहुत कुछ है। कोई तुमसे बोलेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मैं लिखवाऊंगा नहीं, मैं आपको हेडिंग दे देता हूं। अगर यहां पे लिखा होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो बेटा आप क्या लिखोगे इसके बारे में, मैं आपको नोट नहीं करवा रहा, आप थोड़ा सोचो 1 मिनट के लिए, क्या लिखोगे। तो तुम लिखोगे इट इज दैट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद विच इट अंडरगोज इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। या सिंपल लैंग्वेज में बोले तो हम क्या कह सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी क्या चीज है, ये वो वेलोसिटी है जिससे ऑब्जेक्ट लगातार सेम वेलोसिटी से चलता रहता है, दैट इज द एवरेज वेलोसिटी। अगर मैं आपसे बोलूं, मतलब दैट इज द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर मैं आपसे बोलूं वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, अगर कोई आपसे पूछे तो तुम क्या बोलोगे, वेरिएबल वेलोसिटी कब होगी, जब पार्टिकल सेम वेलोसिटी से नहीं चल रहा होगा बट अलग अलग वेलोसिटी से चलेगा, तो उसको हम क्या नाम देंगे, वेरिएबल वेलोसिटी। फिर कोई आपसे पूछे कि एवरेज वेलोसिटी क्या है, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, तो तुम क्या बोलोगे, एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। फिर कोई आपसे बोले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या चीज है, तो तुम बोलोगे इट इज द वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। मतलब जो डेफिनेशन हम लोगों ने स्पीड में पढ़ी है, सेम डेफिनेशन यू कैन अप्लाई फॉर वेलोसिटीज एज वेल। सो ये इस वाले टॉपिक में बेटा हमने पढ़ा स्पीड के बारे में और वेलोसिटी के बारे में। तो अगले वाले टॉपिक में अब हम ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे। सो आई बिलीव आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।